डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और 20 सेकंड के लिए अपने हाथ से दुआ हो रहे हो। अपना बहुत ख्याल रखिए, हालात सही और साथ साथ तालीम भी जारी रखिए। आज इतवार के दिन 19 अप्रैल आपकी बिजनेस लॉ की क्लास का आगाज हम कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, अल्लाह भला करे, कंसीडरेशन। लेकिन इससे पहले कि इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ पढ़ें, मैं पहले बात करना चाहूँगा पिछली कुछ क्लासेस की, उन सामीन और नाजरीन के लिए जो कोई लेक्चर जिन्होंने बीच में मिस किया या वो सारे लेक्चर नहीं सुन पाए। कि हमने जब अपनी सेशन का आगाज़ किया तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है और एक्ट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बिजनेस लॉ में, वो या तो वो एक्ट होते हैं या वो ऑर्डिनेंस होते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि ऑर्डिनेंस क्या है और एक्ट क्या है, ऑर्डिनेंस कैसे बनता है, एक्ट कैसे बनता है। और एक्ट बनाते हैं जी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कैसे बनती है। ऑर्डिनेंस बनाता है सदर, सदर कैसे बनता है, वजीर आजम कैसे बनता है, काबीना कैसे बनती है। इस तरह के बहुत सारे अहम सवाल के जवाब मेरे बिल्कुल शुरू के लेक्चर में आप लोग सुन चुके हैं। उसके बाद जब हमने मजीद अपनी बात आगे बढ़ाई तो हमने डिस्कस किया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए एग्रीमेंट समझना जरूरी था, एग्रीमेंट समझने के लिए वादा। वादा आप माशाल्लाह इतनी उम्र को पहुंच चुके हैं सब, यकीनन किसी न किसी से कोई ना कोई वादा आपने जरूर कर लिया होगा। ठीक है ना। कुछ वादे इंसान अपने आप से करता है, मिसाल के तौर पर कल से हम पक्का पढ़ेंगे, इस तरह के वादे इंसान अपने आप से भी कर लेता है। ठीक है जी, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया वादा क्या होता है, फिर हमने बताया एग्रीमेंट क्या होता है, फिर हमने बताया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट बताने के बाद हमने आपको बताया एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉ के अंदर एसेंशियल एक बहुत ही अहम चीज है। हर चीज के कुछ ना कुछ एसेंशियल, कुछ लवाजमात होते हैं, कुछ लाजमी चीजें होती हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट के मुकम्मल होने के लिए वो जरूरी होती है। सही, तो वो एक एक करके हमने वो भी पढ़ी। एसेंशियल्स के बाद हमने काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखे, तो कॉन्ट्रैक्ट की काइंड्स कितनी हो सकती हैं, कितने काइंड्स के कॉन्ट्रैक्ट बनाए जा सकते हैं, ये हमने पढ़ा। फिर हम आ गए ऑफर पर। ऑफर हमने पढ़ा कि ऑफर क्या होता है, कितने तरह की ऑफर होती हैं, कितने इसके एसेंशियल्स हैं। ऑफर हमने कंप्लीट पढ़ा। फिर हम गए एक्सेप्टेंस के ऊपर। एक्सेप्टेंस की हमने डेफिनेशन देखी, एक्सेप्टेंस के हमने एसेंशियल्स देखे। ठीक है ना, कि एक्सेप्टेंस, ऑफर और एक्सेप्टेंस, ये दिस वाज द फर्स्ट एसेंशियल कि जब तक ऑफर और एक्सेप्टेंस ये दो चीजें मिल ना जाए तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। सही, तो ऑफर भी हमने पढ़ा, फिर एक्सेप्टेंस हमने पढ़ा। आज जो हम मजीद आगे की बात करने जा रहे हैं, तो आज जो हम मजीद आगे की बात करेंगे दैट इज कंसिडरेशन। ये भी एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने पढ़ाए थे उसमें से एक एसेंशियल ये था जो आप आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन बारगेन फॉर एक्सचेंज। तो कंसिडरेशन क्या है, पहले लॉ की जबान में इसको पढ़ेंगे और फिर थोड़ा आसान भाषा में इसको हम बयान करने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन। Consideration is often defined as some right, interest, profit, or benefit accruing to one party or loss, detriment, or responsibility assumed by another party to the contract. So this is basically the introduction. अच्छा, अब ये है बेसिकली बहुत ही गाढ़ी अंग्रेजी। तो इंट्रोडक्शन मैंने सोचा आपको थोड़ा सुना तो दूं ना, बाकी तो बातें होती रहेंगी, है ना। तो
आपने इंट्रोडक्शन सुन लिया। अब इसके बारे में आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये है क्या, और इतनी देर से जो आप सुन रहे हैं उसका मतलब क्या है। बेसिकली बात ये है कि कंसिडरेशन आसान अल्फाजों में इसको कहते हैं बदला। यकीनन ये अल्फाज जो अभी मैंने दोबारा लिए ये आपके बड़ी जल्दी से समझ में आ गए होंगे। कंसिडरेशन क्या है? बदले को कंसिडरेशन कहते हैं। समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड कंसिडरेशन। बदले में जो चीज दी जाए दैट इज कंसिडरेशन। कितना आसान है इसको समझना अगर इन अल्फाजों के जरिए, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने जो अल्फाज लिए, अगर आप इन अल्फाजों में इसको समझें कि समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड कंसिडरेशन, बदले में जो भी चीज आपको दी जाए दैट इज कंसिडरेशन। मिसाल के तौर एक बुक है बिजनेस लॉ की, खालिद महमूद चीमा साहब की। वो बुक आपने खरीदी, वो बुक 350 रुपए की है मिसाल के तौर पर, शायद 300 रुपए, चले 300 रुपए की बुक है। आपने बुक स्टॉल से बुक ले ली, बदले में पैसे आपने दे दिए, तो जो आपको मिला दैट इज कंसिडरेशन। कुछ गया, पैसे गए, बदले में बुक आ गई, तो बुक आ गई, जो आ गया कंसिडरेशन, जो चला गया वो कीमत। समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड कंसिडरेशन। बदले में जो चीज मिल जाए वो कंसिडरेशन है। अब इसमें क्या हुआ, दो पार्टीज थी, एक बायर था एक सेलर था। सेलर था बुक स्टोर वाला, बायर थे आप, ठीक है जी। अब बायर के लिए कंसिडरेशन क्या है? बुक चली गई, उसके पास पैसे आ गए, तो उसके लिए वो कंसिडरेशन हो गई। आपके पास बुक आ गई, पैसे चले गए, तो आपके लिए बुक कंसिडरेशन। यानी कि दोनों के लिए एक एक चीज कंसिडरेशन। सेलर के लिए पैसे कंसिडरेशन थे, तो बायर के लिए वो बुक कंसिडरेशन हो गई, ठीक है ना। तो कंसिडरेशन क्या हो सकता है? इसमें क्या बताया गया कि कंसिडरेशन बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले सम राइट, यानी कि कोई हक आपको मिल जाए। कंसिडरेशन मिसाल के तौर पर हमने इंटरनेट सर्विस ईवो की अपने 4G एक डिवाइस ली, और हमने जो ईवो की 4G डिवाइस ली उसके जो चार्जेस हैं 1500 रुपए, 1500 हमने दे दिए। नाउ वी हैव अ राइट टू यूज इंटरनेट फॉर 1 मंथ, गेटिंग। तो ये एग्जांपल हो गए राइट की, जो कि आप इस स्क्रीन के अंदर एक लफ्ज देख रहे हैं राइट, यानी कि हक मिल जाता है आपको। रेंट, जब आप किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर लेते हैं, पैसे देते, राइट मिल जाता है उस घर में। घर किसी और का है, हक आपका रहने का। क्यों? क्योंकि आपने क्या दिया, माल दिया, रोकड़ा पैसा आपने उसको दिया, और आपको वहां पर रहने का हक मिल गया। सही, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिल सकता है। एक डिपॉजिट किया, बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिल सकता है। प्रॉफिट, किसी के साथ आपने पार्टनरशिप की, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, एंड इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये भी हो सकता है कि आपको वहां से प्रॉफिट मिले। बेनिफिट अक्रूइंग टू वन पार्टी, किसी और का बेनिफिट आप हासिल कर सकते हैं। लॉस भी हो सकता है भारत, देखिए ना, कभी खुशी कभी गम, वो तो आपने सुना वही होगा। डेट्रीमेंट और रिस्पांसिबिलिटी अज्यूम्ड बाय अनदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई आप जिम्मेदारी किसी को देते हैं, ठीक है जी, अगर आप कोई जिम्मेदारी किसी को देते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस जिम्मेदारी के बदले में आप उसको पैसे दें। भाई मेरे बच्चे हैं लेट्स सपोज, और वो जो है मैं वैन वाले को स्कूल छोड़ने आता है, ले जाता है, और बदले में व्हाट आई विल डू, आई विल पे समथिंग इन रिटर्न, राइट। कंसिडरेशन इज आल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ लीगली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि मैंने अभी बिल्कुल क्लास के शुरू में आपको बताया कि एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में से एक जो है ना हमारा, दैट इज व्हाट, दैट इज कंसिडरेशन। भाई अगर कानून ये कहता है कि अगर कोई गैर आपके लिए कोई काम कर रहा है, अगर कोई शख्स आपके लिए काम कर रहा है, तो भाई वो क्यों कर रहा है? कोई तो वजह होनी चाहिए, कोई तो वैलिड रीजन होना चाहिए। अगर कोई दूसरा बंदा आपके लिए अगर काम कर रहा है, व्हाट इज द वैलिड रीजन, आखिर वो क्यों आपके लिए काम कर रहा है? ठीक, तो यहाँ लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि अगर वो काम कर रहा है तो भाई वो वजह क्या हो सकती है? वजह एक ही हो सकती है कि उसको कुछ मिल रहा हो। भाई मैं अगर किसी के लिए कहीं पर मैं इदारे में जॉब कर रहा हूँ, बदले में मैं वहां से क्या ले रहा हूँ? बदले में मैं वहां से पैसे ले रहा हूँ। तो भाई मैं तो अगर कहीं पर जॉब कर रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग सैलरी अगेंस्ट दैट, मैं उसके बदले में सैलरी ले रहा हूँ, राइट। फिर मैं इसलिए काम कर रहा हूँ। भाई अगर कोई सैलरी भी नहीं ले रहा, कोई फायदा भी नहीं ले रहा, द क्वेश्चन इज व्हाई। भाई आप उसके लिए फला काम कर रहे हैं, जब आपसे वहां से आपको कोई आप बेनिफिट नहीं ले रहे, तो व्हाई यू आर डूइंग दैट? आप ऐसा काम
क्यों कर रहे हैं? नाउ व्हाट वुड बी द आंसर? लॉ ये कहता है कि कुछ खास सिचुएशन में बगैर किसी बदले के, बगैर किसी कंसीडरेशन के भी काम किया जा सकता है, लेकिन दे आर लिमिटेड। वो महदूद है। मिसाल के तौर पर बाप है, अपनी औलाद के लिए कुछ कर रहा है, ठीक है जी, समझ में आता है कि बाप की मोहब्बत मजबूर करती है उसको कि वो अपने जो है औलाद के लिए काम करता है। एक टीचर अपने स्टूडेंट से डेफिनेटली मोहब्बत करता है और वो भी उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी मतलब कुछ उसकी हेल्प कर सकता है या पढ़ाने में मदद कर सकता है। सो मेनी थिंग्स। एक बहन भाई, ब्लड रिलेशन, फ्रेंड्स, बहुत क्लोज फ्रेंड्स। So some relations are being defined by the law. They are the situation. These are the relations in which there is no need of any consideration. There may be any consideration, but there may be no consideration involved in it. So this is possible only just in few relations, but not everywhere. हर जगह पर ऐसा possible नहीं है। Consideration एक normal बंदा, एक आम बंदा एक दूसरे बंदे से करता है, बहुत पक्की दोस्ती नहीं है, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, तो फिर उन दोनों के दरमियान किसी न किसी के एग्रीमेंट का होना जरूरी है, कंसिडरेशन का होना जरूरी है। ठीक, व्हाट इज कंसिडरेशन? व्हाट इज कंसिडरेशन? द बेसिक रीजन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली क्या होता है, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, बेसिक रीजन क्या होता है? सैलरी, दैट इज कंसिडरेशन। भाई अगर मैं बेच रहा हूँ कोई चीज, क्यों? कीमत मिलेगी, दैट इज कंसिडरेशन। यानी आमतौर पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जो बुनियादी रीजन होता है वो क्या होता है? वो कंसिडरेशन होता है। आमतौर पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का बुनियादी रीजन क्या होता है? वो कंसिडरेशन ही होता है। ठीक, a person gives up something of value in exchange of receiving something of value through a contract। यानी एक बंदा कुछ कीमती चीज दे रहा होता है, कोई कीमती चीज दे रहा होता है कोई कीमती चीज लेने के लिए। भाई कुछ आप अपना कुछ कीमती देंगे तो आपको दूसरे का कुछ कीमती मिलेगा। इज्जत दो, इज्जत लो, सुना ना एक बड़ा मशहूर मुहावरा है। इसी तरह जूते दो, पैसे लो, किताब दो, पैसे लो, सर्विस दो, पैसे लो, ठीक है ना? तो ये चीजें क्या है? ये चीजें क्या है? ये चीजें है जी कंसिडरेशन, ठीक है नहीं? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिख रहा है इसमें? आगे इसमें लिख रहा है कि आगे वाली स्लाइड में लिख रहा है ये व्हाई कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड। देखें इसका जवाब पहले पढ़ लेते हैं, फिर मजीद इसकी बात करते हैं। कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। 1872 का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो ये कहता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जब तक हो ही नहीं सकता जब तक आप इसमें क्या ना शामिल करते हैं, जब तक आप इसमें कोई कंसिडरेशन शामिल ना करें। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है कि देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस आप उसके अंदर जो है वो कंसिडरेशन शामिल ना करते हैं। ये तो बात हो गई, बहुत ही कॉमन बात हो गई है, ठीक है। आगे क्या लिख रहा है? फॉर द सिंपल रीजन दैट इट शोज द पार्टीज इंटेंट टू बी बाउंड। और ये कंसिडरेशन क्या करेगी? एक इंटेंशन हो जाएगी दोनों पार्टीज की, दोनों बाउंड हो जाएंगी, दोनों को कुछ ना कुछ चाहिए होगा। अगर मैं कुछ बेच रहा हूँ तो मुझे पैसे चाहिए, तो मैं बाउंड हो जाऊंगा, नहीं यार मुझे पैसे कैसे मिलेंगे, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ जो बंदा होगा वो क्या करेगा? वो भी बोलेगा नहीं यार मुझे भी वो चीज चाहिए, तो दोनों बंदे बाउंड हो जाते हैं। जब कंसिडरेशन इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है तो दोनों तरफ की जो पार्टीज होती है वो बाउंड हो जाती है। दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। यानी कि रिक्वायरमेंट क्या है कि व्हाई कंसिडरेशन रिक्वायर्ड टू बाउंड बोथ द पार्टीज सो दैट the contract will go on and the performance will take place। why? just because of कि जब वो परफॉर्मेंस कब होगी? कि जब वो दोनों जो हमको कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, राइट? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। A one-sided promise does not put the other party in any different footing than he or she had prior to promise। यानी अगर एक अकेला बंदा खुद ही वादा कर लेता है अपने आप से, मतलब किसी और से खुद ब खुद ही वादा कर, जाके खुद ही बोले मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ, भाई मैंने तुम्हें थोड़ी बोला है कि तुम मेरे लिए काम करो, नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, ठीक है ना? दूसरा बंदा अगर आकर कुछ बोल रहा है और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, असल में बात क्या है कि इस तरह तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता।
take a one-sided promise does not put the other party in any different footing than he or she had prior to promise. जब तक कोई कंसिडरेशन नहीं होगी, एक बंदा उसमें जो है वो बाउंड नहीं होगा और कोई दूसरी फुट मतलब उस सोच उसको दिल ही नहीं करेगा काम करने का कि यार मैं क्यों करूं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाला जो हमारा सवाल, टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन की कितनी टाइप्स होती है, मैंने आपको पहले बताया, राइट, हक मिल जाएगा, इसकी मैंने एग्जांपल दी आपको, ईगो चार्ज की या रेंट पे, मैंने प्रॉफिट की भी आपको एग्जांपल दी, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की, ट्रस्ट की एग्जांपल दी, फिक्स्ड डिपॉजिट, फिजिकल ऑब्जेक्ट। फिजिकल ऑब्जेक्ट में मैं आपको जो एग्जांपल देना चाहूंगा वो ये है कि बुक की जो मैंने एग्जांपल दी, बुक क्या हो, फिजिकल ऑब्जेक्ट, गाड़ी फिजिकल ऑब्जेक्ट, घर खरीदा फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी कि फिजिकल ऑब्जेक्ट एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो जाएगा, एक बंदे से दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगा, पैसे इधर से उधर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो फिजिकल ऑब्जेक्ट ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर, बिल्कुल ये भी हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरटेकन, किसी को कोई जिम्मेदारी देना, जब आप किसी को कोई जिम्मेदारी देंगे वो जिम्मेदारी पूरी तो करेगा लेकिन बदले में आपसे क्या लेगा, बदले में आपसे वो पैसे लेगा। अलीगल डेट्रीमेंट, ये थोड़ा टेक्निकल है तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज अ लीगल डेट्रीमेंट? लीगल डेट्रीमेंट, कंसिडरेशन कैन आल्सो बी satisfied through actions. Consideration can also be satisfied through action. यानी कंसिडरेशन क्या हो सकती है, अपने एक्शन से भी सेटिस्फाई की जा सकती है, ठीक है ना। When a person assumes a legal detriment, this can also satisfy the requirement. When a person assumes legal detriment, this can also satisfy the requirement of consideration. यानी कि अगर कोई एक्शन, कोई अमल करने का कोई जिम्मेदारी ले लेता है तो वो भी क्या है, वो भी बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का वादा है उससे। मिसाल के तौर पर लॉयर, भाई हमारा केस हो गया, अब आपने क्या किया, वकील किया और वकील को भेज दिया कि भाई हमारी तरफ से ये आ जाओ, केस मेरे ऊपर हुआ, गया कौन अदालत में, वकील गया, मैं तो गया ही नहीं, केस तो मेरे ऊपर हुआ लेकिन मैं गया ही नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने तो वकील भेज दिया। अब वो he who is working on behalf of me, he is addressing the court on behalf of me, he is defending me on behalf of me। तो ये क्या होता है, ये these are possibilities, ये भी 12 possibilities होती हैं। The bargain for exchange in a contract where the parties take on some responsibility that they are not legally obligated to undertake, ठीक है जी। The bargain for exchange in a contract where the parties take on some responsibility that they are not legally obligated to undertake, यानी कंसिडरेशन में एक ऐसी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली जाती है जो आमतौर पर आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक वैन वाला है, दूसरों के बच्चों को लेकर आ रहा है और छोड़कर जा रहा है घर से, बदले में क्या ले रहा है, माल ले रहा है, ठीक है ना। अब बेसिकली तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है ना, लेकिन वो इसने जिम्मेदारी किसके एवज ली, पैसों के एवज, 2000 रुपए महीना के एवज उसने ये जिम्मेदारी ले ली कि वो आपके बच्चों को लेकर भी जाएगा और छोड़कर भी आएगा। तो एक ऐसी जिम्मेदारी ले लेना जो आमतौर पर आपकी जिम्मेदारी थी नहीं, दैट इज बार्गेन फॉर एक्सचेंज। अच्छा जी, तो डेट्रीमेंट, ठीक है ना, ये डेट्रीमेंट क्लियर हो गया होगा आपको। मैंने मिसाल भी दे दी इसकी, 2-3 मिसालें मैंने आपको दे दी, ठीक है। प्रूविंग कंसिडरेशन, यानी कि साबित करना है कि दैट इज कंसिडरेशन। व्हेन
The consideration for a contract is under dispute. When the consideration for a contract is under dispute, the parties involved must devote time and energy in proving or disproving the existence of consideration. देखें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कानून है इसका, अल्लाह भला करे, कंसिडरेशन का, कि जो दावा करेगा उसी को वो दावा साबित भी करना होगा। अगर मैं दावा करूंगा तो मुझे साबित करना होगा, आप दावा करेंगे आपको साबित करना, यानी जो बोलेगा वही कुंडी खोलेगा। ये बड़ा मशहूर मुहावरा है, इसकी कहानी कभी सुनिएगा आप YouTube पर, जो बोलेगा वही कुंडी खोलेगा, ठीक है ना। तो बात ये कि मैंने कहा कि भाई हमारे दो पार्टीज के दरमियान एक कहानी सुनानी पड़ेगी आपको ये समझाने के लिए। दो पार्टीज के दरमियान एक मुआहदा हो गया और एक घर का मुआहदा हो गया। घर बिक रहा है 2 करोड़ रुपए का, घर का मुआहदा हो गया, 50 लाख हो गया जी एडवांस। अब जब पूरी पेमेंट का वक्त आया, तो एक बंदा दूसरे बंदे को कह रहा है कि भाई हमारी तो 5 करोड़ में बात हुई थी, आप तो हमें 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो 5 करोड़ में बात हुई थी। दूसरा कह रहा नहीं 2 करोड़ में बात हुई थी। अब ये आपस में फैसला करेंगे, कचहरी लगेगी जी, पुलिस स्टेशन जाकर एएसआई के सामने भी ये लोग अपनी बातें डिस्कस कर सकते हैं। अब अगर पुलिस वालों को ये लगता है कि ये हमारे बस का नहीं है और हम इस मामले को सेटल नहीं करवा पा रहे हैं, then what will they do? They will refer this case to the court. अब ऑप्शन है, या तो पुलिस खुद रेफर करेगी, जाओ भाई हमसे नहीं हो रहा, जाओ जाके अदालत में फैसला करो, जज साहब आपको फैसला सुनाएंगे, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है। नंबर 1, पुलिस वाले ने कर दिया फैसला, दोनों में से एक पार्टी नहीं मान रही, अब क्या होगा, फिर वो कोर्ट जाएंगे, या पुलिस वाले खुद फैसला ना करे बल्कि खुद ही कोर्ट भेजते हैं। दूसरा कोई फैसला हो जाए फिर वो कोर्ट वो ना माने कोई भी पार्टी हो जाए, आपस में नहीं मुआहदा हो रहा, यानी कि अगर जब आपस में कुछ नहीं हो पा रहा, पुलिस भी कुछ नहीं पा रही, अब क्या हाल है, अब यही कि आप आ जाओ जी मैदान में और कोर्ट चले जाओ और तारीख पे तारीख में अपनी फेटियां लगवाते रहो। अच्छा, अब कोर्ट के भी चक्कर है बहुत सारे। सबसे पहले लोअर कोर्ट में आप जाएंगे, वहां अपना मुकदमा पेश करेंगे, वो कहेगा 2 करोड़, ये कहेगा 5 करोड़, फिर वो अपने तरीके से जो कोर्ट होता है वो इन्वेस्टिगेट करता है, उनका पूरा प्रोसेस होता है, यूं, ठीक है ना। अब वो सिलसिला वहां चलेगा। अब वहां पर अगर बात नहीं बन पाती है और ये कोई फैसला हो जाता है, फैसले से कोई भी पार्टी डिसएग्री करती है, वो हाई कोर्ट जाएगी। हाई कोर्ट में भी नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जब तक वो पार्टी मर जाएगी, क्योंकि आपको तो पता है पाकिस्तानी कोर्ट्स तारीख पे तारीख, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो अगली जो हमारे पॉइंट है बड़ा ही अहम पॉइंट है, जैसा कि आपको यकीनन नजर आ रहा होगा कि many times the contract itself will recite the actual consideration, यानी कि बहुत सारे हालात में ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट खुद चिल्ला रहा होगा कि मेरी कंसिडरेशन ये है। कॉन्ट्रैक्ट खुद बता रहा होता है कि दिस इज द रियल कंसिडरेशन, ठीक है ना। हाँ, ऐसा कैसा होता है भाई, ऐसा कैसे, ठीक है ना। ऐसा ऐसे होता है कि मतलब अगर एक मार्केट वैल्यू आप देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर एक घर जिस एरिया में वहां पर है ही 2 करोड़ की वैल्यू, अमूमन 210 190 इस तरह की वैल्यू है, 2 करोड़ में आपने कर लिया। अब अदालत में अगर वो चिल्ला रहा है 5 करोड़, तो अदालत बोलेगी ना कि जाओ भाई वहां से 2-4 स्टेट एजेंट्स का बयान लेकर आओ, क्या रेट चल रहा है, वहां से आएगी खबर 2 करोड़ की, तो 5 करोड़ वाले की फेटी लगनी चाहिए। लेकिन हमारे अदालतें इतनी फास्ट नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं कि साइट एरिया के अंदर एक शख्स का बेचारे बेगुनाह का कत्ल हो गया, उमर का, उसका कातिल पकड़ा गया है, मतलब एक दिन के अंदर ही कातिल पकड़ा गया। इत्तेफाक बड़े कोई मौजाती कोई बात है हमारे यहाँ, कितनी जल्दी किसी कातिल का पकड़ा जाए।
अब आप देखिएगा कि उसको सजा कब मिलती है और फांसी कब मिलती है, ठीक है ना। मतलब वो कम से कम भी या तो हो सकता है वो रिहा हो जाए, बाइज्जत बरी हो जाए, ये भी हो सकता है, हमारे कुछ भी हो सकता है। अच्छा नहीं होता, हो सकता है फांसी हो जाए। फांसी होगी तो उसको टाइम देखिए कितना उसको फांसी देने में लगाएंगे। यानी कि हकीम सईद का जो कातिल था, उसको अभी कुछ दिनों पहले उसको जो है ना वो साल भर तो नहीं, कितने एक आध साल हुआ है। हकीम सईद हमारे बचपन में शायद उसको कत्ल हुआ है, हमारे पैदाइश से भी पहले का जो कत्ल हुआ हुआ, अब जाके उसके कातिल को सजा दी गई। तो ये हमारा कानून है। वो एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि अगर आपने जो है वो तो इस इंसाफ को डिले किया, इसका मतलब क्या है कि वो आपने नाइंसाफी कर दी। तो इस जुमले का मतलब ये था कि कंसिडरेशन खुद चिल्लाती है कि मैं मेरी वैल्यू है। तो मतलब बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस इसमें नहीं हो सकता। अगर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस रखकर बात करता है तो उसको आराम से आप टैकल कर सकते हैं और उसको आप झूठा साबित कर सकते हैं। In many jurisdictions, there are legal presumptions that may also help to establish the existence of consideration. यानी कि मार्केट स्टैंडर्ड होना चाहिए अमूमन, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन आमतौर पर मार्केट स्टैंडर्ड ही होगा ना। अगर कोई चीज बिक रही है, गाड़ी बिक रही है, मोटरसाइकिल बिक रही है, घर बिक रहा है, किताब बिक रही है, दूध दही डबल रोटी, दाल चावल गोश्त चीनी, ये सब चीजें बिक रही हैं, देयर सो मेनी थिंग्स जो बिक रही हैं, कपड़ा बिक रहा है वगैरह वगैरह, अरे मार्केट स्टैंडर्ड पे बिकेगी ना, तो ये खास रेट होगा ना, उसी रेट पर बिकेगी ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि इनका जो दिल करे जो कीमत रखते हैं, ऐसा तो नहीं है। और अगर कोई बहुत ज्यादा कीमत पर रखेंगे, एक दो बंदों को बेच पाएंगे, हर कोई तो बहुत ज्यादा कीमत पर तो नहीं खरीद लेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये बात यहाँ पर भी की गई कि हमें इस चीज को जो है वो देखना है। और बिल्कुल कोर्ट्स के अंदर स्टैंडर्ड और इस एसओपीज बने हुए जिसके जरिए वो इजीली जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। राइट, आगे बढ़ते। रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एग्जांपल are often presumed to have consideration, although the other party can rebut this presumption. रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स अमूमन जो होते हैं उसके अंदर लाजमी कोई ना कोई कंसिडरेशन होती है, इसका ये मतलब है। कोई भी रिटन कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अंदर लाजमी तौर पर कोई ना कोई कंसिडरेशन जरूर होगी। अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है तो फिर लिखने की जरूरत ही क्या है। जब आप किसी के लिए ऐवे ही काम कर रहे हैं तो फिर तो लिखने की जरूरत बेटा नहीं है। या जब किसी से कुछ ले नहीं रहे फिर ये सब बनाना, ये सब कुछ करना ये जरूरी नहीं। एक चीज, जायदाद का बंटवारा, वहां जाकर शायद कुछ ऐसा लिखने पढ़ने की जरूरत पड़े, अदरवाइज तो ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। एज अ जनरल रूल देयर इज नो रिक्वायरमेंट दैट कंसिडरेशन फॉर अ contract be recited or expressed in writing. As general rule, there is no requirement that consideration for a contract is recited or expressed in the writing. यानी कि आमतौर पर ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई कंसिडरेशन है तो उसको लिखा जाए, ये जरूरी नहीं। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि अगर कोई कंसिडरेशन होती है तो आमतौर पर उसे लिखा जाता है। Although it is not necessary, but it is a routine practice that it is written. Being a lawyer, मैं ये समझता हूँ कि लिखा होना बहुत जरूरी है। इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में देखता हूँ, इतने सारे वादा खिलाफियां में देखता हूँ, कोर्ट में जो मसले मसाइल डिस्प्यूट चल रहे होते हैं। देखें वो कहते हैं ना, एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर आप में से किसी का भी फ्लैट है, मकान है, दुकान है, कुछ भी किराए पर गया है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट करें, हर चीज लिखत पढ़त में रखें, यानी इट हेल्प्स अलॉट, इट हेल्प्स अलॉट। आगे बढ़ते हैं जी। आगे है जी क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू क्या है? एक फ्रेज है, लैटिन फ्रेज। The phrase quid pro quo is a Latin term that is usually translated as something for something. बेसिकली ये भी एक पुराना तरीका है कंसिडरेशन को डिफाइन करने का। इसमें जो कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया वही जो मेरा पहला जुमला था, सबसे पहला जुमला मेरा जो था
कि समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड कंसिडरेशन, बदले में जो चीज दी जाए वो कंसीडरेशन होती है। तो समथिंग फॉर समथिंग इज व्हाट, समथिंग फॉर समथिंग इज आल्सो कंसीडरेशन। क्विड प्रो क्यू एंड कंसीडरेशन, क्विड प्रो क्यू इज अ जनरल टर्म, कंसीडरेशन इज अ स्पेसिफिक या लीगल टर्म। क्विड प्रो क्यू और इसमें कंसीडरेशन में फर्क क्या है? क्विड प्रो क्यू कोई कानूनी टर्म नहीं है, बट द वर्ड कंसीडरेशन इज अ लीगल टर्म। इसकी एक कानूनी हैसियत है, ये लॉफुली बाकायदा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर बताया गया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्विड प्रो क्यू एंड consideration. Quid pro quo is a general term. On the other hand, consideration is specific, a legal term. Inadequate and insufficient consideration. देखें, जब भी किसी चीज की कोई कंसिडरेशन रखी जा रही होती है तो वो कंसिडरेशन कम या ज्यादा बहरहाल रखी जा सकती है, ठीक है ना। मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि ये कंसिडरेशन होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। आप कोई भी कंसिडरेशन आप उसमें रख सकते हैं, ठीक, वॉट एवर विद द कंसिडरेशन। Courts often refrain from determining the value of the consideration. कोर्ट्स कोशिश नहीं करती, क्योंकि कोर्ट्स ये कहती है कि भाई आप चीज आपकी मर्जी, आपकी चीज आपकी मर्जी, जो आपका दिल करे आप वो उसकी कंसिडरेशन रख दें। अदालत इसके मामले के कभी भी बीच में नहीं आती। अदालत कभी भी ये नहीं कहती कि इसकी ये कंसिडरेशन होनी चाहिए, ये कंसिडरेशन होनी चाहिए। अदालत ये कहती है कि कंसिडरेशन दोनों पार्टीज की मर्जी से होनी चाहिए, दोनों पार्टीज की रजामंदी इसमें शामिल होनी चाहिए, किसी भी एक पार्टी को उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट खामोश रहती है। कंसिडरेशन में बी एनीथिंग, इट मे बी हायर ऑफ द देन द मार्केट, इट मे बी लोअर देन द मार्केट, मे बी एज पर द मार्केट, व्हाटएवर इट मे बी, व्हाटएवर, ठीक है ना। इसमें बीच में कोई नहीं है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। पार्टीज आर फ्री टू नेगोशिएट एनी कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स that they choose, as long as the contract does not involve fraud, duress, or undue influence over one party, or a contract that is void for public policy reasons. यानी कि पार्टीज फ्री होती है नेगोशिएट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स ही, कब पैसे देंगे, कब पैसे नहीं देंगे, कब कैश होगा, कब माल आएगा, कब जाएगा, कब बैठेंगे, कब उठेंगे, व्हाट एवर, ये आप अपनी मर्जी से इसके फैसले करते हैं, इसके बीच में कोई भी नहीं आता है, ठीक है ना। व्हाटएवर यू वांट, a contract that is void for public policy reasons, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट आप कुछ भी कर सकते हैं और इसके अंदर जो है वो बीच में कोर्ट शामिल है। Inadequate consideration is not considered insufficient. कितना अहम जुमला है कि अगर आप inadequate भी रखेंगे तो उसको कोर्ट कभी भी insufficient नहीं बोलेगी कि भाई कम है या ज्यादा, नहीं बोलेगी कोर्ट। अब वो पूछेगी तुम एग्री थे या नहीं थे, अगर तुम एग्री थे तो बस ठीक है, हमें आप 2000 की चीज के 2 रुपए लो, कोर्ट कहेगी हमें इस पे कोई एतराज नहीं। जब दोनों पार्टी, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जब दोनों पार्टी तैयार हैं, अब बीच में वो पढ़ के क्या करेगा, अब तो उसकी बात की बेटा कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, अब तो उसकी बात की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। आगे बढ़ते, therefore will not automatically void a contract, और अगर insufficient consideration होगी, insufficient consideration की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट void नहीं होगा। insufficient कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट void नहीं होगा। grossly inadequate consideration भी सुन लीजिए। grossly inadequate consideration is often a feature of unconcisable contracts। अच्छा, ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं मतलब जिसमें प्रॉब्लम्स की मतलब कोई सब चीजें क्लियर नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो inadequate consideration उसमें ज्यादा होने के चांस होते हैं। Unconscionable contract is one in which the term or bargain is so obviously one-sided that the contract should be voided for public policies।
कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कोर्ट वॉइड डिक्लेयर कर देता है, इसलिए इन द इंटरेस्ट, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट केसेस जो होते हैं, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके अंदर क्या होता है, कोर्ट किसी भी चीज को वर्ड भी कर सकती है कि नहीं, क्योंकि ये हमारे अवाम के मुफाद में नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हम इसे वॉइड करार देते हैं। बहरहाल ये पॉसिबल है, ठीक है ना। बस ये नया चीज शुरू हुई, इंशाल्लाह ये अगले लेक्चर में आपको बताई जाएगी। तो आज हमने पढ़ा कि कंसिडरेशन क्या होता है, कितनी तरह की होती है और किन किन चीज़ों का इसके अंदर ख्याल रखा जाता है, ठीक है ना। इस लेक्चर में कोई भी बात हो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो आपके पास मेरा, हम ग्रुप में ऐड है, आप मुझसे वहाँ पे भी बात कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका सवाल हो वहाँ पर भी आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है ना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिए।